नमस्कार, मेरे चैनल नारी अनारी में आपका स्वागत है। दोस्तों को हमें हमेशा ही आकर्षित करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी, क्यों उनको इस तरह से डाकू बनना पड़ा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुख्यात डाकू के बारे में जिसके लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से कहा, ये डाकू मुझे दे दो, क्योंकि इस डाकू के कारण भारत में आम चुनाव बाधित हुए और बाद में भारत में कार्यवाही से बचने के लिए वो पाकिस्तान चला गया और वहां मुस्लिम बनकर दूध बेचने का काम करने लगा और शादी भी कर ली। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है, लेकिन नहीं, हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वो डाकू था जिसकी दहशत की खबरें अमेरिकी अखबारों में छपती थीं। आम लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे, अपराधी भी ऐसा जिसने भारत के खिलाफ खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया था, लेकिन असल में वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। तो आइए जानते हैं कि कौन था वो डाकू और क्या थी भारत के पहले चुनाव को बाधित करने की साजिश। क्यों भारत के एक खूंखार अपराधी को पाकिस्तान अपने यहाँ शरण देता है। बात साल 1941 की है। बड़ौदा रियासत के एक राजा हुआ करते थे, महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़। उनको खेलों का शौक था, इसलिए राजा ने खेलों की प्रतियोगिता रखवाई। प्रतियोगिता में सभी रियासतों से खिलाड़ी आए। प्रतियोगिता के दौरान एक लड़के प्रतियोगी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लंबी कद काठी और मजबूत मांसपेशियों वाला पट्टा जवान, नाम था भूपत सिंह चौहान। इस प्रतियोगिता में भूपत ने 6 खेलों में पहला नंबर हासिल किया और 7वें में वो दूसरे नंबर पर रहा। ये प्रतियोगी था वागनिया नाम की एक छोटी सी रियासत का, जहाँ के राजा का नाम अमरावाला था। भूपत उनके महल में घोड़ों की देखभाल करता था। उसे खेलों का शौक था, साथ ही गोली चलाने में माहिर था और गाड़ियां भी चला लेता था। भूपत की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो रियासतों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी समय राजा अमरवाला के दुश्मनों ने उन्हें राजगद्दी से हटाने के लिए एक साजिश की। उन्होंने अमरावाला और भूपत के नाम पुलिस में केस दर्ज कर दिया। इसके कारण अमरावाला तो कुछ दिनों में चल बसे, लेकिन भूपत बेचारा फंस गया और पुलिस से बचने के लिए वो वहां से फरार हो गया। के साथ उसका एक भरोसेमंद साथी राणा भगवान डांग भी था। अब यहाँ से भूपत के एक खिलाड़ी से डाकू बनने की कहानी शुरू होती है। वागनिया से फरार होने के बाद भूपत ने राणा के साथ मिलकर एक गैंग बनाया और ये डाकू लूटमार फिरौती उगाही का काम करने लगे। धीरे उनका गैंग बढ़ता गया। 3 सालों में इस गैंग ने 87 हत्याएं और लगभग 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। भूपत के गैंग की एक खास बात थी कि वो कभी महिलाओं पर हमला नहीं करते थे। यहाँ तक कि भूपत गरीब लड़कियों की शादी करवाता था और कई बार गरीबों को पैसा बांट भी दिया करता था। उसका एक किस्सा मशहूर है कि एक बार उसने एक सुनार को लूटा और लूट से मिले सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उछाल दिए। ऐसी ही कहानियों के चलते जल्द ही उसकी छवि रॉबिन हुड जैसी हो गई थी। लोग बड़ी दरियादिली के साथ उसे अपने घरों में छिपने के लिए पनाह देते थे। भूपत सिंह पर एक हतो भूपत नाम से गुजराती में किताब भी लिखी जा चुकी है। जीतू भाई धाधल बताते हैं कि भूपत हालात के चलते बागी बना था, वरना वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीबों की सहायता करता था। जब जूनागढ़ के विलय के समय सांप्रदायिक दंगे भड़के, तब भूपत ने बहुत से लोगों की जान बचाई और दोनों धर्मों की औरतों की आबरू की रक्षा की। इस काम ने भूपत को जनता के बीच काफी लोकप्रियता दिलाई। भूपत के चर्चे अब पूरे सौराष्ट्र में फैल रहे थे। लोग उसकी हर बात और हर काम को बड़े मजे के साथ सुनने और सुनाने लगे थे। ऐसा ही एक किस्सा है कि एक बार भूपत को फिल्म देखने का शौक चढ़ा। राजकोट के एक सिनेमा हॉल में चंद्रलेखा फिल्म लगी हुई थी। भूपत और राणा ने फिल्म देखने के लिए खद्दर के कपड़े पहने, गांधी टोपी लगाए और चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दी और दोनों लोगों ने राजकोट के सिनेमा हॉल में बड़े आराम से चंद्रलेखा फिल्म देखी कि राजकोट का ये सिनेमाघर पुलिस चौकी से महज कुछ कदमों की दूरी पर था। और ऐसे ही किस्सों के चलते भूपत एक मिथकीय किरदार में तब्दील हो गया था। पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ने में नाकाम थी। हालांकि उसके दुस्साहस का एक कारण ये भी बताया जाता है कि उसे राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त था, जो भूपत के जरिए एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देना चाहते थे। इस षड्यंत्र के बारे में साल 1952 में अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में एक लेख छपा। पत्रकार और लेखक संथा रामा राव ने लिखा, आजाद भारत के पहले चुनावों से ठीक पहले भूपत का आतंक बहुत बढ़ गया था कि गैंग के साथी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लूटपाट और हत्याएं कर रहे थे। आगे संथा लिखती हैं, सरकार के अनुसार ये रजवाड़ों की साजिश थी। वो कानून व्यवस्था खराब कर ये दिखाना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में कानून का हाल ऐसा ही होता है और अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो चीजें और भी खराब होंगी। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में तब कई राजाओं रजवाड़ों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। हालांकि भूपत सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अंत में सरकार ने इस काम के लिए एक खास शख्स को जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है विष्णु गोपाल कानिटकर की।
जिनको आईजी बनाकर सौराष्ट्र भेजा गया। कानिटकर ने इस काम के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इसमें पागी भर्ती किए गए। पागी यानी कच्छ के रेगिस्तानी इलाके के वे लोग जो रेत पर छपे पांवों के निशान पड़ने में माहिर होते थे। ऐसे 2 पागी कानिटकर के लश्कर का हिस्सा थे। कानिटकर ने सबसे पहले भूपत के समर्थकों को गिरफ्तार करना शुरू किया। भूपत के छिपने के कई ठिकाने बंद हो गए, लेकिन भूपत अभी भी उनकी पकड़ से दूर था। भूपत ने डरने की बजाय पुलिस को सीधी चुनौती दी। अब वो लूट की वारदात करने से पहले एक चिट्ठी पुलिस के पास भेजता था। इसमें लूट की जगह और समय लिखा होता था। भूपत अपनी चिट्ठी में कानिटकर के लिए डीकरा शब्द का इस्तेमाल करता। इसका मतलब होता है बेटा। हालांकि उम्र में कानिटकर भूपत से 10 साल बड़े थे। इसके अलावा अगर भूपत को ये पता चल जाता कि इस व्यक्ति ने उसकी मुखबिरी की है तो वो उसके नाक कान काट लेता था और साथ ही चेतावनी देता था कि अगर बदनामी के डर से उसने आत्महत्या की तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। आईजी कानिटकर तमाम कोशिशों के बावजूद भी भूपत को पकड़ नहीं पा रहे थे। एक बार कानिटकर को राजकोट से एक लूट की खबर मिली। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें वहां भी एक पर्ची मिली। पुलिस को पता चला कि इस वारदात में एक भूतपूर्व राजकुमार की कार इस्तेमाल हुई थी। तब कानिटकर ने राजकुमार पर दबाव बनाया तो उसने बताया कि भूपत का एक आदमी उनके यहाँ छिपा है। इसने वहां दबिश दी और भूपत का साथी गोलीबारी में मारा गया। उसके कुछ रोज बाद पुलिस ने राणा को भी एनकाउंटर में मार गिराया। राणा की मौत से भूपत को समझ में आ गया कि वो अब ज्यादा दिन तक पुलिस की पहुंच से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। इसलिए उसने पुलिस से बचने के लिए 6 जून 1952 की रात अपने 3 साथियों सहित भारत की सीमा रेखा पार की और पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। लेकिन वहां भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा नहीं, वहां उसे जेल हुई और 1 साल बाद रिहाई भी मिल गई। भूपत ने सोचा था कि वह कुछ साल के बाद भारत लौट आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारत की पुलिस उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी, इसलिए उसने पाकिस्तान में ही रहना बेहतर समझा और उसने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल कर शादी भी कर ली और दूध का व्यापार करने लगा। भारत का कुख्यात डकैत अब कराची के बाजार में दूध बेचने लगा था। इधर भारत किसी भी तरह भूपत को वापस लाना चाहता था। इस मामले में जुलाई 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद अली बोगरा के बीच बातचीत भी हुई। बोगरा पहले तो भूपत को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर अपनी बात से पलट गए। भूपत खुद किसी हाल में भारत आना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पाकिस्तान में समर्थन जुटाना शुरू किया। ब्लिट्स अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार वो खुद को पाकिस्तान समर्थक बताने लगा था। रिपोर्ट में उसका बयान छपा था कि मेरी रियासत का पाकिस्तान में विलय हुआ, लेकिन भारत की सेना ने हम पर हमला कर दिया। हमने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हम जीत नहीं पाए। अंत में मुझे पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी और पाकिस्तान ने मेरी जान बचाई। पाकिस्तान के लिए मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। यहाँ जिस रियासत की बात वो कर रहा था वो जूनागढ़ था। भूपत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसने एक रैली कर अपने समर्थक और रुपये जुटाए और घोषणा कर दी कि एक फिल्म बनाएगा, जिसमें जूनागढ़ की आज़ादी के संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। यहाँ आज़ादी की बात पाकिस्तान के एंगल से हो रही थी, जूनागढ़ की भारत से आज़ादी। भूपत को इनकलाबाजियों का फायदा मिला, उसे पाकिस्तान में रहने की इजाज़त मिल गई और साल 2006 में उसकी मृत्यु के बाद वहीं उसे एक कब्र में दफनाया गया। भूपत भारत का वो पहला दुर्दांत अपराधी था जिसे पाकिस्तान ने अपने यहाँ शरण दी। बाद में दाऊद ने भी पाकिस्तान में शरण ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो दुर्भाग्यवश डाकू बन गया। ये सारी जानकारी और फोटोज विभिन्न सोशल मीडिया साइट से एकत्रित किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।